नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम मॉक टेस्ट सीरीज 2 का पार्ट 2 लेकर के। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या कहता है, देखिए। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर फ्रॉम कॉलम ए टू दैट ऑफ कॉलम बी। यानी कि आपको जो करेक्टली मैच्ड पेयर है कॉलम ए और बी का, उसको फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये पूछ कहा गया है कि ए के सामने वाले को देखना है कि क्या वो उसके लिए सही है या नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं। चलिए, पहला जो है वो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सिंगल बायर। तो आप जब पढ़ते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सिंगल बायर, तो ये जो सिचुएशन होती है वो मार्केट की, उसको हम बोल देते हैं बच्चों मोनोप्सोनी। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं? मोनोप्सोनी। जहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, यहां आप ये ध्यान करेंगे। ठीक है ना, मोनोप्सोनी। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक मोनो और एक सोनी। ठीक है ना, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और सोनी का मतलब होता है बायर। ठीक है ना, तो यानी कि यहां से आपका जो बन के आया वो बना सिंगल बायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मोनोपोली है, और मोनोपोली जो होता है मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जो मोनोपोली है वो क्या कहता है। तो आप देखेंगे कि मोनोपोली वर्ड जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, मोनोपोली। ठीक है, मोनो और पोली से, मोनो और पोली से। मोनो का मतलब अभी बताया आपको क्या होता है, सिंगल, और पोली का मतलब होता है सेलर। यानी कि जहां पर सेलर क्या है, सिंगल सेलर है। ठीक है ना, सेलर कौन है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पर सेलर क्या है, लार्ज नंबर में। सिंगल क्या है, बायर। तो सिंगल बायर के लिए क्या आता है, मोनोप्सोनी मार्केट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सर मोनोपोली, तो ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहता है सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अभी हमने पढ़ा सिंगल सेलर, तो सिंगल सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये कौन सी मार्केट होती है, ये परफेक्ट नहीं है, ये होती है आपकी मोनोपोली मार्केट। क्लियर है? फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर सिनोनिम्स। ये ध्यान करना है आपको बच्चों कि मोनोपोली मार्केट की एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि वहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि कोई दूसरी फर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ आप ये पाएंगे कि एक ही फर्म है, वही उद्योग है, और वही जो है वो फर्म का काम करती है। यानी कि एक ही सेलर है जो फर्म और उद्योग दोनों का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि फर्म एंड जो इंडस्ट्री है बोथ आर सिनोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ आप मोनोपोली मार्केट ही देख पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो कॉलम ए और बी जो है थर्ड, ये आपका यहाँ पर राइट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है आप देख पा रहे हैं, 3 और सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 वापिस से कह रहा है कि मैच द आइटम इन कॉलम ए टू दोज इन कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो और आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे जीएसटी जो है वो एक प्रकार से आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स है, यस। ठीक है ना, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, यस। ठीक है, फाइन जो है वो आपकी कैपिटल रिसीट है। ठीक है, सॉरी, फाइन जो है वो आपकी कैपिटल रिसीट है, और टैक्स जो है वो भी आप ही कह सकते हैं कि बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो बर्डन जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है, जीएसटी जो है वो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे को ये यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ भी जो है आपको जो पीछे वाले के जैसे मेरे को लग रहा है कि सीधा सीधा जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये क्या है, तो हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन जो है वो हमारे को क्या कहते हैं। ठीक है ना, वो किस चीज के लिए हमें अलाउ कर रहे हैं। क्या वो, देखिए वही है कि कौन से वाला जो पेयर है वो करेक्ट है, ये वही पूछ रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। जैसा आपने ऊपर देखा था वैसे ही आपको सामने सामने के पेयर जो है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि मैथ्स जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको पता है, तो पहला ही पेयर आपका ये तो सही है। इनकम टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फाइन जो है वो आपका टैक्स नहीं होता है, टैक्स रिसीट जो कैपिटल नहीं आएगी।
तो ये सारे जो है वो गलत है, तो 1 के सामने ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस तो आपको यहीं से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका आ गया 1 ऑप्शन 1 के सामने ए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट कहता है इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी। कहता है कि एमपीसी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एमपीएस से, ठीक है ना, तो मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज जो है यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हम पढ़ते हैं कि एमपीसी और एमपीएस दोनों को हम जोड़ दें तो उसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 0.5 है और ये भी अगर 0.5 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। और अगर यहां आप देखेंगे तो इसने कहा कि एमपीसी जो है वो ग्रेटर देन है एमपीएस से, तो एमपीएस से ज्यादा है, तो यहां से हम थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। वैल्यू तो क्या रहनी है, एक ही रहनी है, सेम ही रहनी है। तो इसलिए इसको हम कर देते हैं 0.6, इसको अगर मैं 0.6 कर दूं और यहाँ कर दूं 0.4 तो 1 हो जाएगा ना, यस। तो यानी कि यहाँ पर एमपीसी जो है वो ज्यादा भी हो जाएगी एमपीएस से, और ये जो मेथड है ये आपका एप्लीकेबल भी हो जाएगा। तो अब हम मल्टीप्लायर में रख देते हैं, मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है ना। तो एमपीसी की वैल्यू क्या रखी आपने 0.6, तो 1/1 माइनस 0.6, तो आप कहेंगे कि 1/0.4। जब आप इसको काट लेंगे तो आप कहेंगे 2.5 जो है आपका आंसर आ रहा है। तो आप कहेंगे कि 2.5 आ रहा है तो ग्रेटर देन 2, यस ग्रेटर देन 2, 2.5 जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेटर देन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्या आपका ये क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से निकाल रहे थे, क्या आपने ऐसे ही सोल्यूशन किया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो और अच्छे से करवाए जाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए फैक्टर मस्ट बी डैश 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 व्हेन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इज फॉलोइंग, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है फिजिकल प्रोडक्ट फॉल हो रहा हो तो आप सीधा सा आप, मैंने बोला आपको कि जब भी आप इकोनॉमिक्स को सोल्व करें आपके पास डायग्राम जो है हमेशा होने चाहिए। तो यहाँ से आप टीपी को देखते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपी जो है उसी की बात कर रहे हैं, और यहाँ आप जो है वो एमपी को देखते हैं। जब टीपी मैक्सिमम होता है तो आपको पता है कि एमपी जो है वो 0 होता है, और जब टीपी गिर रहा होता है तब एमपी जो है आपका वो नेगेटिव होता है। एमपी जो है आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है फॉल कर रहा हो तो एमपी क्या होगा, आप कहेंगे कि नेगेटिव होगा सर, ठीक है ना, क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 30th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम, ठीक है ना, इनमें से कौन सी चीज है जो नेशनल इनकम को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान करेंगे कि जब भी हम नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, और उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हम जो है वो देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस क्या है, और जब मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस को हम देखते हैं तब हम वहां पर देखते हैं कि टैक्स लगा करके उसकी वैल्यू को बढ़ाया गया है या सब्सिडी दे करके उसकी वैल्यू को कम किया गया है। यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो आप नहीं देखते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स आप उसमें नहीं देखते हैं। जब आप नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो आप ना तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को देखते हैं ना कॉर्पोरेशन टैक्स को देखते हैं, आप जो देखते हैं वो देखते हैं सब्सिडी को, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू जो है फैक्टर कॉस्ट से जो मार्केट वैल्यू होती है वहां आप इसको देखते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखते हैं तो सब्सिडी जो है वो मेजर रोल अदा करती है, क्योंकि इसको हम नेशनल इनकम में शामिल भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम जो है उसको अफेक्ट करता है आपका सब्सिडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31st क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 31st क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि असर्शन उन्होंने दिया कि प्रॉफिट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड 150%, फिशरमैन इनकम रिड्यूस्ड बाय 70% ड्यू टू अनट्रीटेड केमिकल पोल्यूटेंट्स इन वाटर बॉडीज, दिस इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। कहते हैं प्रॉफिट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड 150%, फिशरमैन इनकम रिड्यूस्ड बाय 70%। देखिए
किसी केमिकल इंडस्ट्री की जो प्रॉफिट है वो 150% जो है वो बढ़ जाता है, और किसी फिशरमैन का जो लॉस है, या मैं ये कहूँ कि उसका जो इनकम है वो 70% तक गिर जाता है। यानी कि आप ये कहेंगे कि केमिकल इंडस्ट्री की वजह से फिशरमैन की इनकम गिर गई, ठीक है ना। तो प्रॉफिट तो ले रही है केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना, और उसका जो नुकसान है वो भरपाई कर रहा है फिशरमैन। क्लियर है ना बात। तो जब आपको पता ही है कि जब कोई नुकसान को हम जो है कॉस्ट में शामिल नहीं कर पाते हैं तो वो एक्सटर्नलिटीज कहलाता है, ठीक है ना। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उनको पे कर रही है, ठीक है ना। केमिकल इंडस्ट्री में जो भी लोग सेवा दे रहे हैं उनको पे कर रही है, जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है वो उसको पे कर रहा है। लेकिन जब वो गंदा पानी नदियों में, नहरों में बहाता है तो उससे जो एक्वाटिक जो हमारे क्रिएचर हैं, जितने भी मछली, मगरमच्छ, मेंढक वगैरह जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, वो जीव जो है मारे जाते हैं। वो अगर वो मर जाएंगे तो फिशरमैन जो है वो कम मछलियां पकड़ पाएगा, और वो कम मछली अगर वो पकड़ पाएगा तो उसकी इनकम तो कम होगी ही होगी ना। तो ऐसे में जब उसकी इनकम कम हो रही है तो हम कहेंगे कि ये एक्सटर्नलिटीज है, और क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है इसलिए इसको कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ए असर्शन जो है आपका राइट है, आपको ये ध्यान रखना है। रीजन और पढ़ लेते हैं। द प्रॉफिट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज कोजिंग पोल्यूशन विच इज हार्मिंग द वाटर। देखिए जब प्रॉफिट है ना केमिकल इंडस्ट्री का, वो कारण बन रहा है पोल्यूशन का जो कि नुकसान पहुंचा रहा है पानी में, एंड इन टर्न लीडिंग द फिशरमैन टू कैच लेस फिश, और उसके रिजल्ट में फिशरमैन जो है वो बहुत कम फिश जो है, बहुत कम मछलियां जो है वो पकड़ पाता है, ठीक है ना। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वाटर बॉडी इज डिस्टर्ब्ड, और वाटर बॉडी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये बात सही है, क्योंकि हमने जब अससन पढ़ा था तो हमने ऐसी ही कोई बात कही थी कि पोल्यूटेंट्स की वजह से जो फिश हैं वो कम होती जा रही है, जिससे कि इनकम जो है वो कम हो रही है। तो हम कहेंगे रीजन भी जो है वो सही है, ठीक है ना। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्या कहता है, ठीक है ना। 32 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द इलास्टिक डिमांड कर्व फॉर लग्जरी इज फ्लैटर देन नॉर्मल। यस, लग्जरी गुड्स जितनी भी हैं उनकी जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं हम, तो थोड़े से ही प्राइस में अगर चेंज आ जाता है तो उनमें अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में गिरावट देखने को मिल सकती है अगर प्राइस बढ़ा है तो, ठीक है ना। यानी कि जो लग्जरियस गुड होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज्यादा होती है नॉर्मल गुड के मुकाबले, और जो नेसेसिटी गुड होती है उनकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक होती है नॉर्मल के मुकाबले। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो गुड्स होती हैं उनके कुछ प्रकार होते हैं, गुड्स के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कहेंगे कि नॉर्मल गुड, आप कहेंगे कि नेसेसिटी गुड, और आप ये कहेंगे कि लग्जरियस गुड, ठीक है। तो जो नॉर्मल गुड होती है उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल टू 1 हम मान लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो होगी वो होगी इलास्टिसिटी लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1। और जो लग्जरियस होगी उसकी इलास्टिसिटी होगी आपकी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब ग्रेटर देन 1 होता है तो आपका जो कर्व होता है वो फ्लैटर होता है ऐसे, ठीक है। और जब आपका नॉर्मल होगा तो आपका जो कर्व होगा वो ऐसे होगा, और जब आपका नेसेसिटी गुड होगा तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा स्टीपर होगा। ये आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ कि फ्लैटर होता है, नॉर्मल होता है और स्टीपर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ध्यान करना है, क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंज बिटवीन 0 एंड 1। अगर 0 एंड 1 के बीच में अगर कोफिशिएंट होगा तो आप कहेंगे कि 0 एंड 1 के बीच में है तो 1 से कम हुआ ना। 0 एंड 1 के बीच में, देखिए 0 एंड 1 के बीच में आप इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये 0 और ये 1, तो आप कहेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 और फिर 1, ठीक है ना। यानी कि यहाँ है तो 1 से क्या हुआ, कम। तो 1 से कम हुआ तो क्या हो गया, नेसेसिटी गुड की बात कर दी इसने। नेसेसिटी गुड यानी कि स्टीपर डिमांड कर्व की बात कर दी। तो रीजन में अगर ये आता कि
द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी रेंज बिटवीन 1 एंड अबोव, एक से ज्यादा है, ठीक है ना, तो आप कहते हैं कि ये रीजन जो है वो असर्शन के लिए सही है। लेकिन अब जो है इसने क्या कहा है कि 0 एंड 1 है, यानी कि ये जो है वो लेस इलास्टिक की बात कर रहा है, ये नेसेसिटी गुड की बात कर रहा है। और यहाँ ऊपर जो है आपको लग्जरियस गुड जो है वो दी गई है, ठीक है। तो आर आपका गलत है और ए आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 33 ये कहता है, और इसके जो आगे इसके ऑप्शंस हैं, आई थिंक एक जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा कॉस्ट फंक्शन, और फोर्थ ऑप्शन जो है आप कोई भी ले लीजिए, डिमांड फंक्शन आप ले सकते हैं, डिमांड फंक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डैश 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 शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि आउटपुट जो है वो फंक्शन है किसका, लेबर एंड कैपिटल का। और लेबर एंड कैपिटल क्या है हमारी, लेबर एंड कैपिटल जो है हमारी वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इनपुट जो है उसका फंक्शन होता है हमारा आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन में हम देखते हैं कि इनपुट का फंक्शन होता है आउटपुट, लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है वो फंक्शन किसका है, कॉस्ट का, ठीक है ना। तो ये जो है प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होगा। सप्लाई फंक्शन जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि सप्लाई जो है वो फंक्शन है आपका, ठीक है ना, क्वांटिटी सप्लाइड का, यानी कि प्राइस का, ठीक है ना, प्राइस का, यानी कि सप्लाइड क्वांटिटी जो है वो फंक्शन आपका प्राइस का, ठीक है ना। कि प्राइस आपका बढ़ेगा तो सप्लाई आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपको क्या कहता है, वो कहता है कि आउटपुट जो है, ठीक है ना, वो फंक्शन है आपका किसका, कॉस्ट का, ठीक है ना। कॉस्ट फंक्शन आपको ये कहता है कि जो आउटपुट है वो कॉस्ट का फंक्शन है। और यहाँ भी आपको क्या कहा गया है, शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट, आउटपुट और कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका कॉस्ट फंक्शन वो यहाँ राइट हो जाता है, क्योंकि तो इसके आगे मिलेंगे ऑप्शन, कॉस्ट फंक्शन आपको वहां देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 3 में हो सकता है नंबर 4 में हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन 3 में लिखा है, इसलिए आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कॉस्ट फंक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब डिमांड की बात करेंगे तो डिमांड जो है वो आप कहते हैं कि फंक्शन है प्राइस का, रिलेटिव प्राइस का, उपभोक्ता की इनकम का, इंटरेस्ट का, है ना। आप यहाँ पर वो चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है, जहां पर आप और सारों को जो है वो सेट्रस पेरिबस मान लेते हैं। सेट्रस पेरिबस जो है वो आपको पता ही है, अदर थिंग बीइंग इक्वल की बात करता है, ठीक है ना। अदर थिंग बीइंग इक्वल मान करके आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज से डिमांड में जो चेंज आता है वो हमारा डिमांड फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे जो जितने भी ऑप्शन हैं उनको बड़े अच्छे से देख लिया है। जब भी आगे नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएंगे इनमें से कोई भी आएगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए कॉस्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन जो मैंने लगाया था उसमें वही मिल गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट आपको मैंने कई बार कहा है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है उसका ये मतलब नहीं है कि जितने लोग हैं वो उन सारों को काम मिला हुआ, नहीं। उसका मतलब ये होता है कि जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, देखिए जनसंख्या में से कुछ लोग ऐसे होंगे, टोटल पॉपुलेशन में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, जिनसे काम नहीं होता होगा, यानी कि वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आते हैं जिसमें से आप पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं कि लेबर फोर्स, ठीक है ना। लेबर फोर्स यानी कि 15 से 58 साल के जो लोग हैं, तो कुल जनसंख्या में जिनकी उम्र 15 से 58 साल के बीच की है, वो सारे के सारे आपके जो है वो लेबर फोर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान करना है, लेबर फोर्स जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करने की इच्छुक होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते होंगे, क्लियर ना बात। तो जो काम करना नहीं चाहते उन लोगों को हटा दें तो बचेंगे वो लोग जो काम करने के इच्छुक हैं, ठीक है। तो जो काम करने के इच्छुक हैं, यानी कि जो सप्लाई ऑफ लेबर है उतने की डिमांड हो जाए, यानी कि जितने काम करने के इच्छुक है उन सभी को काम मिल जाए, तो हम कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, एक बात। दूसरा, हम जब फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं
कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जा सकते हैं, जिनमें से एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, और एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल जो है अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक, ठीक है ना, और फ्रिक्शनल यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। ये दो प्रकार की बेरोजगारी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पाई जा सकती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जब कोई सिस्टम में परिवर्तन आ जाए, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, तो आपकी जो स्किल है वो उस टेक्नोलॉजी को मीट ना करे। यानी कि मीट ना करने का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो आपको यानी कि उस टेक्नोलॉजी से आपको काम करना है, और वो टेक्नोलॉजी आपको नहीं आ रही है, आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप उस टेक्नोलॉजी को टैकल करें, और विदाउट उस टेक्नोलॉजी के आपका जो काम है वो टैकल नहीं हो रहा है, तो आपको ना चाहते हुए भी काम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी बेरोजगारी कहलाती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी, वो बेरोजगारी होती है जिसमें एक व्यक्ति जो है, ठीक है ना, जब एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को ढूंढ रहा होता है, यानी कि वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसने अपनी मर्जी से पहली वाली जॉब छोड़ दी, अब वो ज्यादा पैसे के लिए, ज्यादा आराम के लिए, वट एवर किसी चीज के लिए भी वो जो है वो उस जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को ढूंढ रहा है। लेकिन जब वो तक उसको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो क्या है? बेरोजगार है। तब तक जो उसकी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को हम बोलेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना में भी दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल। इनको हम बोलते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो यानी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पाया जाता है, यहां आप ये ध्यान करेंगे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पाया जाता है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में कहता है इज कंसिस्टेंट विद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यस। कहता है अकर्स व्हेन डिमांड फॉर लेबर फोर्स इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर फोर्स, यस, ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड विद जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो। तो आप कहेंगे कि बोथ ए एंड बी जो है यहाँ राइट आंसर आ जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि कंसिस्टेंट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, यानी कि यहाँ पर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट वो फिनोमिना है जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, यस हो सकता है, और जहां पर लेबर की डिमांड जो है वो बराबर हो जाए लेबर की सप्लाई से, यानी कि जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं उनकी डिमांड हो जाए, उनको काम मिल जाए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट फिनोमिना हो सकता है। तो आप कहेंगे कि यस, ये दोनों ही कंडीशन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए सुटेबल हैं। तो यहां से आपको आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या कहता है, ठीक है ना। कहता है द लॉ स्टेट दैट a consumer will show allocate his expenditure so that the utility gain from the last rupee spent on each commodity is equal to, ठीक है ना, आइडेंटिफाई द डिमांड ला डिफाइंड अबाउट। देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं एक ऐसा नियम है जो कंज्यूमर को, ठीक है ना, कंज्यूमर की जो इच्छा है उस, या जो कंज्यूमर की जो विल है, उसका जो इनकम है, ठीक है ना, उसको खर्च करने के लिए अलाउ करता है कि वो उस पर खर्च करे, लेकिन जो भी वो लास्ट रुपये उसके ऊपर खर्च कर रहा है और जो उसको वो कमोडिटी से मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यानी कि जब इक्वल होगा तभी वो जो है उसके ऊपर खर्च करेगा। तो ऐसा नियम जो है वो कौन सा नियम कहलाता है? तो आपको पता ही है दोस्तों, जब हम डॉक्टर मार्शल को पढ़ते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर मार्शल को हम पढ़ते हैं, ठीक है, और टू गुड्स इक्विलिब्रियम की बात हम जब करते हैं, दो वस्तुओं के मामले में इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं, जब हम यूटिलिटी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो यूटिलिटी के संबंध में हम दो वस्तुओं के संबंध में जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, ठीक है ना, और ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है, एम यू एम, और यहाँ आप कहते हैं कि एम यू वाई, और यहाँ आप कहते हैं कि एम यू एक्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये कहते हैं कि ये लॉ जो है वो कहलाता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आप ये कहते हैं कि एम यू एक्स जो है वो बराबर हो जाता है एम यू एम के,
यानी कि मनी की जो मार्जिनलिटी हम छोड़ रहे हैं उतना ही एक्स की जो मार्जिनलिटी है वो हम ले रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि ये बन जाता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एम यू एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाय पी वाई। ठीक है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला देखते हैं टू गुड्स के संबंध में, तो ये आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। वापिस से वही पेयर जो है आपको देखना है जो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है ना, तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा जो है वो पेन को पतला कर लेता हूं ताकि आपको कुछ लिखने। देखिए इंडिया में, ठीक है ना, इंडिया कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म, आपको पता है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म वो 1991 में हुए थे। ठीक है ना, 1997 में नहीं हुए, 1991 में हुए। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे और वीपी सिंह जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान करना है। ठीक है, चलिए पाकिस्तान में जब बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो आपके आए थे 1988 में। ठीक है ना, 1988 में आए थे। चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, यस, वो आपके 1978 में आए थे। और इंडिया जो है उसने जीएसटी जो है वो शुरू किया था 1 जुलाई 2017 को। तो जो करेक्टली मैच्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा कि C3C जो है वो करेक्टली मैच है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना जो है उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे 1978 में, पाकिस्तान उसके बाद उसने रिफॉर्म किए 1988 में, और उसके बाद दोस्तों इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए वो किए 1991 में। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बन जाता है आपका CPI, यानी कि चाइना ने पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान ने किया, फिर इंडिया ने किया। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखने की ट्रिक जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखें कि आप जो है वो किस लेवल पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन जो है वो हम अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जल्दी से फटाफट से इसको आप जो है वो शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि सेशन जो है वो हमारा चल पड़ा है, न्यू वीडियो जो है वो आ गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ। ठीक है ना, आपको पता है जब हम रियल जीडीपी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि रियल जीडीपी, ठीक है ना, रियल जीडीपी इज इक्वल टू हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना, माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है ना, यानी कि नॉमिनल में से जब हम इन्फ्लेशन को हटा देंगे तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट है वही बचेगा। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस, है ना। तो रियल का मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि टोटल प्रोडक्शन में यानी कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। ठीक है ना, तो रियल जीडीपी का क्या मतलब हुआ कि आउटपुट जो है वो हमारा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आउटपुट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो जब आउटपुट की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं कि जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा सोसाइटी का। क्यों, क्योंकि लोगों को जो है उधर से एक तो आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों को जो है वो क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग जो है वो इक्वल होने शुरू हो जाएंगे, लोगों के पास में जो है वो उनकी इनकम इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों का जो वेलफेयर है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो टोटल वेलफेयर में जो है वो आप कहेंगे कि बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज ए इंडेक्स ऑफ, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है देख लीजिए, आप भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक इज ए रेवेन्यू रिसीट, आप कहेंगे नहीं वो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, वो कैपिटल रिसीट होता है। बोरोइंग जो है वो आपकी कैपिटल रिसीट है। हायर फिजिकल डेफिसिट इज द रिजल्ट ऑफ हायर रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हायर जो डेफिसिट हो वही रेवेन्यू डेफिसिट भी हो। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए कहता है द लोन टेकन बाय गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, यस
जो भी गवर्नमेंट लोन लेगी, बोरो करेगी, उधार करेगी, ठीक है ना, वो फिस्कल डेफिसिट को बताता है। देखिए क्या फिस्कल डेफिसिट जो है वो आपको क्या कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, यानी कि जो सरकार टोटल खर्चा करने वाली है। जैसे हमारा बजट आया, उस बजट में सरकार ने ये कहा कि मैं जो है वो 54 लाख करोड़ रुपया जो है वो खर्च करूंगी, लेकिन उसने कहा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो कितना है, वो दिखाएंगे तो 54 लाख करोड़ ही, लेकिन वो क्या कहेंगे कि कुछ हम बोरो कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक्सेप्ट बोरोइंग, बोरोइंग को हटा करके जो आप इकट्ठा करने वाले हैं, जो उधार लेंगे उसको शामिल नहीं करना, उसके अलावा जो आप इकट्ठा करने वाले हैं। तो आप कहेंगे कि मैं रेवेन्यू आ रहा है मेरा 48, तो आप कहेंगे कि इसमें जो 6 लाख करोड़ का डिफरेंस है वो कहाँ से पूरा होगा, आप कहेंगे कि उसका हम उधार ले लेंगे, उसको हम बोरो कर लेंगे, उसका हम लोन ले लेंगे, ठीक है। तो 6 लाख करोड़ क्या दिखाता है, बोरोइंग दिखाता है, कौन, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट ए सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, यस, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो क्या कहता है, कहता है व्हेन डोमेस्टिक करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू ए फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। कहता है व्हेन डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू को लूज कर देती है, ठीक है ना। जब डोमेस्टिक करेंसी जो है वो लूज कर देती है अपनी वैल्यू को फॉरेन करेंसी के मामले में, तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में क्या सिचुएशन होगी, ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। देखिए आप सपोज कीजिए कि रुपी है और वो डॉलर से कंपेयर है, कंपीट कर रहा है, ठीक है ना। पहले जो है $1 के 70 रुपए जो है हमारे का एक्सचेंज रेट था, यानी कि हमारा कोई एक्सचेंज रेट था $1 70 रुपए के बराबर है, ठीक है। अब डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, लूज। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू लूज होने का मतलब क्या होगा कि अब हमें 80 रुपए पे करने पड़ेंगे $1 के, क्लियर है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए यहां पर आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है एक्सचेंज रेट का, और जब आप एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आप दो फिनोमिना पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट के ऊपर आप दो फिनोमिना पढ़ते हैं, एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और एक आपका होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है, उसको फिक्स रखती है। जैसे कि $1 ₹1 जो है, नहीं सॉरी, $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर है, तो कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जो है वो $1 को 100 रुपए के बराबर ही रखेगी, फिक्स ही रखेगी, ठीक है। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोटिंग के अंदर मार्केट फोर्सेज आ जाती है, रुपए की डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना। रुपए की डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काम करना शुरू कर देती है। अगर रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपए जो की सप्लाई कम होने की वजह से रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि $1 जब पहले $1 जो है वो 70 रुपए का था, तो फिर $1 जो है वो 50 रुपए के बराबर हो जाए, तो यानी कि रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, ठीक है ना। और हो सकता है कि $1 जो 90 रुपए का हो जाए, यानी कि रुपए की वैल्यू गिर गई, ठीक है। तो फिक्स्ड में भी आप ये देखेंगे कि रुपए की वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट इंटरवीन करके गिरा और बढ़ा सकती है, ठीक है ना। फिक्स रखती है, वैसे तो वो फिक्स रखती है लेकिन फिर भी गिरा और बढ़ा सकती है। तो जब फिक्स्ड की बात करते हैं तो यहाँ हम जब रुपए गिरता है, ठीक है ना, रुपए की वैल्यू जब गिरेगी तो उसको हम बोल देते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है। और जब रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब रुपए की वैल्यू बढ़ेगी तो उसको आप बोलते हैं एप्रिशिएट, क्या बोलते हैं, एप्रिशिएट। और जब रुपए की वैल्यू गिर जाती है तो उसको आप बोल देते हैं डेप्रिशिएट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, देखिए ध्यान क्या करना है आपको कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है ना, रुपए की वैल्यू, ठीक है ना, रुपए की वैल्यू अगर डाउन होती है, ठीक है ना, रुपए की वैल्यू अगर डाउन होती है, देखिए एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, देखिए, और इसको भी मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, इधर हो गया, ठीक है।
जब रुपए की वैल्यू क्या हो जाए डाउन, तो फिक्स में उसको क्या बोलेंगे डीवैल्यूएशन, लेकिन फ्लोटिंग में उसको क्या बोलेंगे डेप्रिशिएट। ठीक है, जब रुपए की वैल्यू क्या हो जाए अप, तो फिक्स्ड में उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन, और इसमें क्या बोलेंगे एप्रिशिएट। क्लियर है ना? आपको ये ध्यान आ गया होगा। यहां आप देखिए, यहां आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करेगी। क्यों करेगी अप्रिशिएट? जब आपकी वैल्यू क्या हो रही है लूज हो रही है। ये ध्यान करना है आपको कि करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है लूज हो रही है। तो करेंसी की वैल्यू जब लूज हो रही है तो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे रह गया क्वेश्चन 39 क्वेश्चन नहीं है, तो नीचे कोई क्वेश्चन है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। सॉरी, इधर क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन क्या कहता है 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम बी बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव कॉलम ए। ठीक है ना? आमने सामने से मैच करना है। अब की बार भी अगर आप बोरोइंग करेंगे आईएमएफ से तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है ना? आप कहेंगे तो गलत है। इंपोर्ट ऑफ शिपिंग सर्विस इनविजिबल आइटम, यस। ठीक है ना? शिपिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये आपके इनविजिबल आइटम में आते हैं। तो यहाँ आपका सेकंड वाला जो है वो सही करेक्ट मैच है। तो 2B जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए रेलवे जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है और अकेला जो है भारत सरकार ही रेलवे को चला सकती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही सेलर है, एक ही सेलर है, सिंगल सेलर। सिंगल सेलर की बात जब हम करते हैं तो हम करते हैं मोनोपोली की बात। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो क्वेश्चन वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नो। आप ये कभी भी देखना, जब आप देखते हैं कोटक महिंद्रा को, आप देखते हैं बजाज फाइनेंस को, आप ऐसे कई सारे जो हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करवाते हैं लेकिन लोगों से डिपॉजिट जमा नहीं लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान करना पड़ेगा। एक बैंक की जो असल डेफिनेशन है वो यही है। बैंक जो है उसी को कहा जाएगा जो लोगों से मांग जमा स्वीकार करे, यानी कि लोगों का जमा जो है उसको एक्सेप्ट करे और लोगों को लोन दे। ठीक है ना? यानी कि जो लोन देने का कार्य है वो भी कर रहा हो और जो जमा लेने का कार्य है वह भी कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं कि वो बैंक होता है। लेकिन जो कि लोन देने का कार्य कर रहे हैं अकेले ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हैं। इसलिए ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं, ऑल नहीं है। ठीक है ना? तो आरबीआई हैज द कंप्लीट अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट, यस। ठीक है ना? तो आपको पता है कि आरबीआई ही है जो कंप्लीटली उसको जो अथॉरिटी दी गई है कि वो नोटों यानी कि करेंसी को प्रिंट कर सकता है, इश्यू कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक, यस। ठीक है ना? आपको ये ध्यान करना है कि मोनोपोलिस्टिक डिमांड में आप देखते हैं कि ए आर इज इक्वल टू डी डी। आप यहाँ ऐसे देखते हैं मोनोपोलिस्टिक, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है ना? मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है आपका ए आर, देखो ए आर कर्व ही डिमांड कर्व होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ए आर कर्व आप ऐसा देखते हैं और मोनोपोली में आप जो है ए आर कर्व मोनोपोली में थोड़ा सा स्टिपर देखते हैं, ऐसे देखते हैं। ये आपका ए आर कर्व है। तो इस ए आर कर्व में, ठीक है ना, इस ए आर कर्व में और इस ए आर कर्व में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि वो जो है ऊपर वाला जो है मोनोपोलिस्टिक का जो ए आर कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर है। इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है मोनोपोली के मुकाबले में। तो आप कहेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए 44 क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है स्टेटमेंट जो 1 है वो कहता है सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन ऑल्सो डिक्रीज व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई, तो आपको पता है इंक्रीज एंड डिक्रीज में आप देखते भी हैं
कि प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है। जैसे सपोज कीजिए, ठीक है ना, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई सप्लाई करो है और इस सप्लाई पर इस प्राइस के ऊपर आप जो है ये क्वांटिटी ले रहे हैं, सेम प्राइस के ऊपर जो है क्वांटिटी कम हो जाती है इन्हीं कारणों से, तो आपका सप्लाई करो जो है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, S1 है ना, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि आपका जो सप्लाई करो है, यानी कि आपकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट जो है वो आता है, जहां पर प्राइस कांस्टेंट के अलावा जो डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, उनकी वजह से, ठीक है ना, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से, ये आपको ध्यान करना है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स की वजह से जो आपके सप्लाई है वो डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका सही है। ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, ठीक है ना, तो कहता है कि ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर के प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है ये ऐसा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यस, क्योंकि फैक्टर की अगर प्राइस बढ़ेंगे तो फैक्टर जो है हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई हमारी गिर जाएगी, ठीक है, हमारे प्रॉफिट गिर जाएंगे। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए 45th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है कि द गवर्नमेंट इनकरेज एक्सपोर्ट टू करेक्ट एक्सेस कैपेसिटी। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में, सप्लाई जो है वो ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो आप कहेंगे कि एक्सेस कैपेसिटी है और एक्सेस कैपेसिटी है तो इसको वो क्या करना चाहेगी, एक्सेस कैपेसिटी को वो जो है निकालना चाहेगी ना। तो ऐसे में वो क्या करेगी, इन्फ्लेशन इन द लोकल मार्केट, नहीं इन्फ्लेशन नहीं करेगी। राइज इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं करेगी। राइज इन एग्रीगेट डिमांड टू मैच एग्रीगेट सप्लाई, यस, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को अगर वो बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएंगे, जिससे जो आपकी एक्सेस कैपेसिटी है वो मीट कर जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि राइज इन एग्रीगेट डिमांड टू मैच एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काइंड ऑफ इकोनॉमिक सोर्स, ठीक है ना। आपको ये ध्यान कर लेना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रकार है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का प्रकार है। तो ऑप्शन 1 है नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन 2 है कैपिटल रिसोर्स, ऑप्शन 3 है ह्यूमन रिसोर्स और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो नेचुरल रिसोर्स जो है वो भी आपका इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है, कैपिटल रिसोर्स जो है वो भी आपका जो है इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी आपका इकोनॉमिक रिसोर्स हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है दोस्तों आ गया है आपका पैसेज पढ़ करके आंसर करना, और पैसेज वाला जो आंसर है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको मैं यहाँ आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं बस आपको ट्रिक बताऊंगा कि पहले आप जो है पैसेज के जो क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पहले आप उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर आप पैसेज को रीड करेंगे, और जहां वो लाइन आएगी, जहां से वो क्वेश्चन बना है, वो क्वेश्चन आपको ट्रिगर कर देगा कि यस यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन करके उठाया गया है, और वो वहां से आपको जो है उसका आंसर जो है वो निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आज के हमारे इस मॉक टेस्ट 2 के पार्ट 2 जो है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, कि आपको ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव बन रही है, या आपको कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड पड़ रही है, मैं और ज़्यादा गहरा उतरूं इन कंसेप्ट में, या ये सही चल रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ फास्ट करवाया जाना चाहिए, जल्दी जल्दी जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाया जाना चाहिए। तो आपके सुझाव जो है वो आमंत्रित हैं। प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें। तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें परफेक्ट नॉलेज के साथ, कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है दोस्तों, जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।